Hello students, myself Nikita Morkar and in the 20 important question series में आज हम कॉलम चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले जो आपको जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रट एंड द कॉलम and after that the second question that is the assumption and limitation of Euler's formula. So फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस विच आर द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रट एंड कॉलम. सो स्ट्रट इट कैरी द लाइट एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स एंड कॉलम जो है वो हैवी कंप्रेसिव फोर्स जो है वो कैरी कर सकता है. स्ट्रट में जो लो स्मॉल कंप्रेसिव फोर्सेस है वो कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो बियर नहीं करता. कॉलम में हैवी कंप्रेसिव फोर्सेस हम लोग कैरी करवाते हैं. स्ट्रट जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, जबकि कॉलम हमेशा कैसा होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, वर्टिकली इंस्टॉल होता है. ठीक है, कॉलम स्ट्रट जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, जबकि कॉलम हमेशा वर्टिकल. ओके, द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द स्ट्रट आर स्मॉल. जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द कॉलम कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं. स्ट्रट के लिए इट इज़ यूज इन द रूफ ट्रसेस, ब्रिज ट्रसेस, वहाँ यूज़ होते हैं. और कॉलम हम हमारे बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट स्टील बिल्डिंग्स. ओके ओके, सो दिस आर द 4 difference between the strut and column. Now the second question is the assumption and limitation of Euler's formula. So first हम देखेंगे assumptions in Euler's formula. अगर हम Euler's के formulas अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन कौन से केसेस हैं और जिस केस में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको अज्यूम करना है. ओके, फर्स्ट द मटेरियल ऑफ कॉलम इज इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. कॉलम में जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो कैसा होंगे, इलास्टिक होंगे, होमोजीनियस होंगे. होमोजीनियस मीन्स अगर हम किसी भी पॉइंट पर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी देखें तो वो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर कैसे होगी, सेम होगी. और आइसोट्रॉपिक मीन्स हम किसी भी पॉइंट पर जाए इन ऑल द डायरेक्शन जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो सेम, इन ऑल द डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो वो सेम होंगे. ठीक है, ओके. सो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक की वजह से क्या हो जाता है कि आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि वन पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑल द डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, और होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का कॉम्बिनेशन क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर जाए, कोई भी डायरेक्शन में देखे, प्रॉपर्टी सेम होगी. ठीक है, ओके. सेकेंड द कॉलम इज लॉन्ग. हम लॉन्गर कॉलम के लिए यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट फॉर शॉर्टर कॉलम. द लोड ऑन कॉलम इज ट्रूली एक्सियल. लोड जो है वो कॉलम में एक्सियली पास होगा. फेलियर ऑफ द कॉलम इज ड्यू टू द बकलिंग. अगर ये कॉलम है तो कॉलम में जो फेल होगा वो कैसा फेलियर होगा, बकलिंग फेलियर होगा. कॉलम में जो फेलियर होगा वो कैसा फेलियर होगा, बकलिंग फेलियर होगा. और ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गर कॉलम है तो लॉन्गर कॉलम में फेलियर क्या कौन सा देखने को मिलेगा, बकलिंग फेलियर देखने को मिलेगा. The cross section of the column is uniform throughout its length. Throughout the length of the column जो cross section है वो cross section कैसा रहेगा, सेम रहेगा. Throughout the length this cross section, ये क्रॉस सेक्शन जो है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम सेम रहेगा. ओके, थ्रू आउट इट्स लेंथ. द हुक्स लॉ इज वैलिड, मीन्स की स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट.
So Hooke's law is valid. The column is straight before the application of the load. लोड अप्लाई करने से पहले कॉलम कैसा होगा? स्ट्रेट होगा. The shortening of column is due to the axial compressive load is neglected. Okay, so these are the assumption in the Euler's formula. Now हम लोग देखेंगे about the limitation of the Euler's formula. तो यूलर्स फॉर्मूला में ये जो P है वो P क्या है? क्रिपलिंग लोड है. क्रिपलिंग लोड. ओके, आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको क्रिपलिंग लोड फाइंड करना होगा. तो डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करना है. दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, एल ई नो होल स्क्वायर. सो एल मीन्स व्हाट? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, जो हमें इसकी वैल्यू IS कोड में दी गई है फॉर द डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए, कॉलम के डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए. लाइक बोथ द एंड आर हिंज और द बोथ द एंड आर फिक्स, और वन एंड इज हिंज, अदर एंड इज फिक्स, वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री. डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम दी गई है. ओके, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन the point of contraflexure or the distance between the point where the bending moment equal to 0, or you can say the length जो effectively participate करती है बकलिंग में. ठीक है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ. सो पाई स्क्वायर ई आई जो है वो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेडियस ऑफ gyration. इसका फॉर्मूला हमें पता ही है. रेडियस ऑफ gyration को ऑलरेडी हमने मॉस में सीख लिया था. दैट इज आई अपॉन ए. ओके, सो पी बाई ए दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर पी बाई ए. ए यहाँ आएगा, पी बाई ए दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, और ये के स्क्वायर नीचे जाएगा. सो एल ई अपॉन के होल स्क्वायर. सो एल ई अपॉन के जो है वो क्या होता है? लैम्बडा होता है. ये देखिए, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ gyration हमें क्या देता है? स्लैंडरनेस रेशियो देता है. लैम्बडा इज स्लैंडरनेस रेशियो इज डिनोटेड एज अ लैम्बडा. ओके, सो एंड पी बाई ए क्या है? स्ट्रेस है. पी जो है वो क्रिपलिंग लोड है, तो सिग्मा क्या है? क्रिपलिंग स्ट्रेस है. सो द लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा. Now the crippling stress that is depends on the value of what? Crippling stress that is depends upon the value of E, modulus of elasticity, and the lambda, that is the slenderness ratio. So when the value of slenderness ratio is more, if the value of slenderness ratio is more, then obviously the stress, crippling stress is less. अगर हम स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? घटती है. ओके, स्लैंडरनेस रेशियो क्या है? स्लैंडरनेस रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो मेंबर है वो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है. ठीक है, कि उसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी और जितना थिन होगा मेंबर, उतनी स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी. अगर वो स्मॉल होगा, शॉर्टर होगा और वो थिक होगा हमारा मेंबर, तो उसकी स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये हमारा एक मेंबर है, ये, और ये एक मेंबर है हमारा ये. ठीक है, तो अगर ये A है, ये मेंबर B है, तो स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ A that is greater than the slenderness ratio of B. Okay, okay. So for the mild steel case के लिए हम लोग अगर बात करें तो स्ट्रेस की वैल्यू 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अल्टीमेट केस के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हम लोग
इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमें स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 79.25 समथिंग मिलेगी, दैट इज सेम 80 है. सो व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम इज लेस देन 80, इस पर से हमने ये बात कही that when the slenderness ratio for column is less than 80, the column is considered to be shorter and the Euler's formula cannot be applied. So Euler's formula is applicable to the long column that having the slenderness ratio greater equal to 0. Means अगर slenderness ratio जो है वो लेस देन 80 है तो उसके लिए हम यूलर्स फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. और स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 80 के लिए हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 80 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूलर्स फॉर्मूला का, ठीक है. तो ये एक लिमिटेशन है कि हम लोग यूलर्स फॉर्मूला का यूज़ फॉर द शॉर्टर कॉलम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओनली फॉर लॉन्गर कॉलम के लिए. सो दीज आर द सम अजम्पशंस ऑफ द यूलर्स फार्मूला एंड हमने एक लिमिटेशन भी देख ली यूलर्स फार्मूला की. और उससे पहले हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रट एंड द कॉलम. ओके ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप तुमने आप सबको समझ में आ रहा होगा. ओके, सी यू टुमारो.